So the next topic we have is package and interfaces. Okay, 1 second. तो पैकेज जो टॉपिक है ना, आई वुड से इसमें थियरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है. मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब थ्योरेटिकली से अच्छा जब कोड अपन करते हैं तो प्रैक्टिकली करेंगे तो बेटर समझ में आएगा. बट एनीवेज है तो करना पड़ेगा. तो पैकेज इज डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड पैकेज. पैकेज का कीवर्ड यूज़ करके आप पैकेज डिफाइन कर सकते हो. सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग पैकेजेस, पहले आप पैकेज लिखो और फिर नाम लिखो पैकेज का. ठीक है. पैकेज हमेशा प्रोग्राम की बिगिनिंग में ही डिफाइन करते हैं, एंड में नहीं, स्टार्टिंग में ही होता है. पैकेज स्टेटमेंट डिफाइन द नेम स्पेस इन विच द क्लास इज स्टोर्ड. इफ़ वी omit द पैकेज, द डिफ़ॉल्ट क्लास आर पुट इन द पैकेज दैट हैज़ नो नेम. तो क्या होता है, या तो आप खुद एक इंपोर्ट करो किसी पैकेज को. अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया किसी भी पैकेज को, तो एक जावा का डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है, उसमें जो कोड होता है आपका उस पैकेज में इंपोर्ट करा दिया जाता है या उस पैकेज के अंडर आ जाता है. ठीक है. अभी पैकेज के अंदर होता क्या है, पैकेज के अंदर होते हैं क्लासेस. ठीक है. देखो पैकेज कोई बड़ी बात नहीं है बनाना. आप भी अभी अपन देखेंगे कैसे बनाते पैकेज. एग्जांपल देखो कि जैसे कि कोड देखो आप, ये कोड में क्या किया है, ये वाला पार्ट देखो पहले. इस कोड में देखो क्या किया है, इंपोर्ट माई पैकेज ए. तो लाइक हमको एक आइडिया लग रहा है कि हाँ, नाउ वी आर इम्पोर्टिंग अ पैकेज जिसका नाम है ए, सॉरी माई पैकेज ए, इसका नाम है किसी पैकेज का, उसको इंपोर्ट किया है. ठीक है. ये कीवर्ड है, ये इसमें दिमाग नहीं लगाना कि इंपोर्ट क्यों लिखा. इट जस्ट सिंटैक्स, जावा में ऐसे ही इंपोर्ट कराते हैं. अभी जो माई पैकेज ए जो है, जो पैकेज का नाम है, उसको हमने इंपोर्ट करा है. ठीक है. हमारे क्लास का नाम देखो क्या है, माई पैकेज डेमो. तो पैकेज डेमो इज जो करंट क्लास का नाम, और हमने एक पैकेज को इंपोर्ट किया जिसका नाम है माई पैकेज ए. ठीक. कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्लास और एक पैकेज है, दोनों अलग अलग चीज़ है. अगर आप ध्यान से देखो इस पब्लिक डेमो क्लास में क्या हो रहा है, सॉरी पैकेज डेमो क्लास में मेन बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है. दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा होगा यार, अंधे तो नहीं हो. तो ये अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो इस लाइन में क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है. और यहाँ पे देखो आप उस ऑब्जेक्ट से obj.setVal, मतलब उस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल बोलो, जावा में रेफरेंस वेरिएबल होता है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ. तो उस obj से हमने क्या किया है, obj.setVal. setVal देखो उसको पैरामीटर के अंदर 10 लिखा है. पैरामीटर के अंदर 10 मतलब ये फंक्शन है. ठीक है. इट्स नॉट अ वेरिएबल. ये डिफाइनिंग चीज़ होती है ना, फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पैरेंथेसिस. तो देखो सेट वैल के आगे ब्रैकेट है, उसमें 10 लिखा है, मतलब वो फंक्शन है. उसके बाद एक और फंक्शन कॉल किया है डिस्प्ले. तो ये जो दो फंक्शन है, सेट वैल, डिस्प्ले, और ये जो क्लास है ए, ये कहाँ है, कोड में तो कहीं दिख नहीं रहा. तो इस यही फ़ायदा है पैकेज का. पैकेज में क्या है, अभी देखो, अभी कोड समझाता हूँ. देखो यहाँ पे हमने ऊपर मसाला तैयार किया है. हमने क्लास ए बनाया, और क्लास ए के अंदर देखो दो चीज़ है, एक सेट वैल है और एक डिस्प्ले है. ठीक है. और ये किस पैकेज के अंदर है, ये देखो उसका नाम यहाँ पे लिखा है, ये है पैकेज का नाम है माई पैकेज. तो माई पैकेज के अंदर हमने ये सब चीज़ें करी. हमने क्लास ए बनाया और हमने सब प्रॉपर्टीज़ दे दी जो हमको चाहिए थी. एक सेट वैल दे दिया, एक डिस्प्ले दे दिया, और फिर ये क्लास यहाँ पे कोड ख़त्म कर दिया. अभी इसी कोड को एक हमने दूसरा कोड बनाया जिसको हमने इंपोर्ट कराया. मतलब हमने पहले इंपोर्ट कराया पैकेज ए को, माई पैकेज ए को, फिर हमने दूसरा एक क्लास लिखा और फिर हमने यूज़ किया. तो समझ में आ रहा है बेसिकली हुआ क्या है. यहाँ पे आपने उन क्लासेस के उन फंक्शंस को यूज़ किया है, जैसे ये सेट वैल हो गया, गेट वैल हो गया, जिसका मतलब कहीं पे जिक्र नहीं है इस कोड में. किसी दूसरे पैकेज में दूसरे क्लासेस बने हुए हैं, आपको बस एज इट इज़ यूज़ करना है. आई होप ये समझ में आ गया इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है. कभी कभी आप नहीं चाहते कि आपके कोड में सारा का सारा जो भी कंटेंट है सब एक ही जगह रहे. आप चाहते हो सारे जो फंक्शनलिटी है वो एक कोड में हो जाए. तो आप एक पैकेज बनाओगे, उसमें सारे फंक्शंस के नाम लिख देना. फॉर एग्जांपल आप कोई वॉक फंक्शन, रन फंक्शन, जंप, ईट, ये सब फंक्शन बना दिया आपने किसी अलग अलग क्लास में. ठीक है. और आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरा क्लास बनाए हो, आपने वो पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है. अब बस आप यूज़ करते हो var 10, जैसे अब सेट वैल है, डिस्प्ले, वैसे आप सीधा यूज़ कर रहे हो. रन, वॉक, आप डिफाइन नहीं कर रहे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ऐसा देखने में लग रहा है कि प्री डिफाइंड, सब कुछ प्री डिफाइंड है भाई. ये तो और मतलब ऐसा देखने में तो कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ प्री डिफाइंड है, क्योंकि मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ. मेरे फंक्शंस का नाम रन, जंप, ईट, कोई डिफाइन तो किया नहीं है. बट ऐसा एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं.
एक्चुअली उसको डिफाइन किया गया है, बट इस स्कोप में कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमको, वो अलग इस कोड में पड़ा हुआ था। अब समझ में आ गया होगा पैकेज का क्या काम है और पैकेज कहाँ यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक्सेस प्रोटेक्शन होते हैं, ये आप देख लेना, ईजी होता है। पब्लिक मतलब देखो एक तीन ही चीज़ होती है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब जो सबको दिखे, ठीक है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस जो जो ये जो टर्म है प्रोटेक्टेड, ये एसोसिएटेड है विद द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, ठीक है। ये टर्म एसोसिएटेड ही है। जब चाइल्ड और पेरेंट की बात होती है तब देन इट कम्स इनटू द पिक्चर। एंड एक प्राइवेट है, जो मतलब प्राइवेट है मतलब उसका स्कोप कहीं नहीं है, सिर्फ क्लास के विद इन वो विजिबल है, बाकी कहीं विजिबल नहीं है, ठीक है। तो इजी सा डायग्राम है, बस इसमें प्राइवेट में स्लैश है, बाकी सब तो ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, सिंटैक्स देख लो पहले। देखो इंटरफेस का अगर दिखाना हो तो पहले तो देखो इंटरफेस कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपने देखा है ना, सादा कोड होता है इंटरफेस का। एक क्लास बना दो, ठीक है। चलो अभी मान लो हमको इंटरफेस को इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करके बाकी जो है बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो एक क्लास का नाम है तुम्हारे, ठीक है। एक क्लास बनाओ, कुछ भी क्लास का नाम लिख दो। क्लास के अंदर आप 3-4 फंक्शन बना दो जो कि सारे होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ नाउ वी नो राइट व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। हमने देखा कुछ देर पहले, हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे बॉडी नहीं होती फंक्शन की, सिर्फ उसका व्हाट एल्स है, उसको हमने डिफाइन नहीं किया होता, बस उसका बस क्या बोलता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना। फंक्शन बॉडी नहीं होती, बस उसका ये होता है, मतलब बस नाम लिखा सा होता है फंक्शन का, ठीक है। उसकी बॉडी नहीं देते, उसको डिफाइन नहीं करते हम, तो उसको बोलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, राइट। इधर भी देखो, यहाँ पे बस हमने फंक्शन को यहाँ पे कोई बॉडी नहीं दी, बस उसका नाम लिख दिया है, पैरामीटर जो चाहिए वो लिख दिए हैं, हमने उसको डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्ट में क्या था ना, एब्स्ट्रैक्ट में इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड ओनली हैव एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इन योर क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके पास ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनकी बॉडी ना हो, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो हैव दोज फंक्शंस जिनके पास बॉडी हो। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जिसके बाद उनकी खुद की बॉडी होगी। अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा, एक काम करना, आप थोड़ा पीछे करके देखना, जो कोड हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट के लिए, उसमें देखना दो फंक्शन थे, उसमें से एक ही एब्स्ट्रैक्ट था, एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, उसकी बॉडी दी हुई थी। पर इंटरफेस में यू कैन नॉट हैव डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन। सारे के सारे फंक्शन सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, किसी भी फंक्शन की बॉडी नहीं होती। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और एक इंटरफेस में, बस इतना ही फ़र्क है। और दूसरा जो अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वो स्टैटिक और फाइनल, यहाँ पे है ना स्टैटिक फाइनल, ये इस टाइप के ही होते हैं। सारे जो वेरिएबल होते हैं हमारे इंटरफेस के अंदर, वो इस सिंटेक्स में होते हैं। तो अभी देखो थोड़ा थियरी क्या लिखा है। एक्सेस मॉडिफायर specifier whether the interface is public or not. The access modifier specifies whether the interface is public or not. If the access specifier is not specified for interface, the interface will be accessible to all. और अपना एक्सेस स्पेसिफायर अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको जो इंटरफेस होगा सबको विजिबल होगा, ऑल द क्लासेस प्रेजेंट इन द पैकेज ओनली, बट उस पैकेज के अंदर ही, ठीक है। हमने देखा है पैकेज क्या होता है। तो आपने एक्सेस स्पेसिफायर अगर मॉडिफाई नहीं किया है तो सबको ही विजिबल होगा। अगर पब्लिक किया, द इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, देन इट विल विजिबल टू एनी ऑफ द क्लासेस, तो किसी भी क्लास को विजिबल होगा अगर पब्लिक में रहा तो, ठीक है। अभी ये तो होगी थोड़ी बहुत, पर मेन बात ये है कि मेथड डिक्लेयर्ड विद द इंटरफेस हैव नो बॉडी। ये याद रखना कि इसके अंदर जो मेथड होते हैं उनको बॉडी नहीं होती, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस मेथड मस्ट बी डिफाइंड विद दिस क्लास डेफिनेशन। और एक और चीज़ याद रखना, देखो ये जो नेम ऑफ द इंटरफेस है ना, वो नेम ऑफ द क्लास जैसा ही होता है, कुछ भी लिखो, बस एक कीवर्ड एसोसिएटेड इंटरफेस, ये याद रखना। इंटरफेस कीवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर नहीं लिखा तो इट्स नॉट अ इंटरफेस, इट्स अ रेगुलर क्लास, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर क्लास, ओके। क्लास का नाम से पहले प्रीफिक्स में लगाओगे इंटरफेस, और उससे पहले होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक और चीज़ होती है नॉर्मल क्लास का, यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस या सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट, जावा में उसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन इफ़ द क्लास इज़ अ रेगुलर क्लास यू कैन डू ऑल दिस थिंग, बट इफ़ द क्लास इज़ नॉट अ रेगुलर क्लास, इफ इट इज़ अ इंटरफेस का इंटेंशिएशन नहीं होता, यू कैन नॉट गो एंड क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल या आसान भाषा में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम हमारे इंटरफेस का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये डिफरेंस बिटवीन है इंटरफेस और अपने क्लास के बीच में।
एक स्क्रीनशॉट मांग के देख लेना, कुछ नया नहीं है, जो हमने डिस्कस किया उतना ही है यहाँ पे पॉइंट्स। आगे दे बैठते हैं। जो नेक्स्ट IMP टॉपिक है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग। 1 सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है फंक्शन हैंडलिंग, सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, पहले बात ये समझो, एक्सेप्शन और एरर में फ़र्क समझो, ठीक है। देखो अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट एरर, एरर क्या होता है ना, जैसे कि देखो मैं 3 टाइप में अगर क्लासीफाई करूँ तो समझो कि आप कोड कर रहे हो, कोड करते करते समझो आपने कोलन नहीं दिया, कॉमा नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं दिए, ऐसे कुछ एरर हुए बेसिक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अपन, आसान भाषा में इसे अपन कहते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है, जो कंपाइलर बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है। फिर ऑन दी प्रोग्राम बता देगा कि कोलन मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है ना, ये सब बता देता है वो। ये हो गया सिंटैक्स वाला। दूसरा एरर कैसा कैसा हो सकता है, लॉजिकल एरर। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू सपोज हम प्रॉब्लम कर रहे हैं कोई, जिसमें हमको एडिशन परफॉर्म करना है। अब प्रॉब्लम ऐसा है, कोड में सब कुछ सही है, ए की वैल्यू वेरिएबल ए की वैल्यू मिल गई, वेरिएबल बी की वैल्यू मिल गई, और मैंने क्या किया, प्रिंट करते समय ए प्लस बी की जगह गलती से मेरा प्लस की जगह स्टार आ गया। इस केस में कंपाइलर मुझे कोई आउटपुट थ्रो कर रहा है क्या, सॉरी एरर कुछ थ्रो कर रहा है, नहीं थ्रो कर रहा, वो मेरा पूरा कोड रन कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ मुझे आंसर रॉन्ग आ रहा है। मुझे चाहिए था ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 5 + 7 12 आंसर आना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज़ मैंने क्या कर दिया है गलती से, 5 और 7 के बीच में प्लस के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, तो मुझे 35 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई एरर तो थ्रो हुआ नहीं, बट क्या ये आंसर सही है, नहीं है, तो ये एरर, ये भी एक एरर हुआ ना, तो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। ये लॉजिक का एरर है कि इसमें मेरा मतलब लॉजिक ही सही नहीं था, मतलब लॉजिक की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। तीसरा होता है रन टाइम एरर बोलो इसको, या रन टाइम मतलब ऐसा कोई कोड है आपका जिसमें क्या हो रहा है, पीस ऑफ कोड है एक, ठीक है, कभी तो ये मस्त रन कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही सब सही रन हो रहा है, और कभी रन नहीं करता, मतलब कभी रन कर रहा है, सेम कोड है, कभी रन नहीं कर रहा, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स के लिए रन कर रहा है, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स के लिए रन नहीं कर रहा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहोगे रन टाइम एरर कह लो, या आसान भाषा में इसे कह लो एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आपका कोड गलत नहीं, कोड सही है आपका, कभी कभी चल जाता है, पूरा पूरा चल जा रहा है, बट कभी कभी एकदम से धड़ाम, ठीक है। पर और एक्सेप्शन बहुत ख़राब होते हैं, एक्सेप्शन मतलब बहुत गंदी चीज़ होती है। कोड अगर आपका कोड चलते चलते पूरा स्टॉप हो गया, देखो एब्रप्टली स्टॉप होना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर दी कोड, बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर बड़े बड़े सिस्टम में बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो, ATM का, आप नेट बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करना चाहा, एंड ऐसा हुआ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की गई है यहाँ पे। तो होता ऐसे है कि मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैंने उसको पैसे सेंड कर दिए, पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, कट गए, बट तभी सर्वर फेल हो गया, उससे मतलब कट होते होते ही फेल हो गया, तो मेरे अकाउंट में दिखा रहा है कि डिडक्ट हो गया, बट क्योंकि सर्वर एकदम एब्रप्टली फेल हो गया, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के तो वापस अब तो एक्सेप्शन आ गया। तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पर अब ये तो अच्छी चीज़ नहीं होगी ना मेरे लिए कि मेरे पैसे कटे पर जिसको मैंने भेजे उसको पहुँचे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन की चीज़ हो गई, अब उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल था, शायद कुछ लोगों नहीं समझ में आया हो, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत धुआंधार एग्जांपल नहीं था, बट ठीक है, काम चलाओ तो था कम से कम। तो ये एक्सेप्शन है, इसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल इट। अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो क्या होता है ना, आपके कोड में अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोड में जो लाइन्स है, समझो ये पीस ऑफ लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, ये आपका लाइन है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि ये लाइन पे ना एक्सेप्शन लाई कर रहा है, मतलब ये एक ऐसी लाइन है इस कोड के अंदर जिसमें गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ समझो, मतलब एकदम मतलब प्रॉपर एक कुछ तो गड़बड़ है। वो लाइन जैसे ही आपका जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, है ना, कंपाइलर कंपाइल करता है। ये सब यहाँ पे आएगा ना, वो देखा एक्सेप्शन है, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया होगा तो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एब्रप्टली आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, और जो उस लाइन के जो नीचे के लाइन्स थे ये कभी रन ही नहीं होंगे, ये कभी रन नहीं होंगे। समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका कोड एब्रप्टली स्टॉप हो गया, और उसकी वजह से जो ये जो कोड है, ये वाला जो पोर्शन है कभी रन ही नहीं हुआ। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए ये कब होगा, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो, अगर किया तो क्या होगा उस किस्से में देख लेते हैं। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया तो क्या होता है, तो ऐसे देख, तो ऐसा कुछ होता है, मान लो ये वो सेम एग्जांपल, ये आपके लाइन्स ऑफ कोड है, ये आपकी लाइन ऑफ कोड है, और समझो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इस लाइन पे एक्सेप्शन है। जैसे उसने एक्सेप्शन देखा
पहले आपको एक मैसेज दे देगा, प्रॉपर एक प्यारा सा मैसेज कि लाइन नंबर ये पे एक्सेप्शन अकर हुआ है, और उसके बाद वो चुपचाप आके जो अपना एग्जीक्यूशन है पहले ये एग्जीक्यूट किया, ये जैसे यहाँ पे आया एक्सेप्शन देखा, मैसेज थ्रो किया, फिर नीचे वाले लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, एब्रप्टली स्टॉप नहीं हुआ, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही प्रेम से, शांति से, बिना शोर किए ज़्यादा, बिना ज़्यादा हल्ला किए मैसेज दिया आपको, और चुपचाप नीचे के भी जो लाइन्स थे एग्जीक्यूट किए। तो ये है हमारा एक्सेप्शन। समझ में आ गया आपको? चलो यहाँ पे जो लिखा है देख लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट मारा क्या अनयूजुअल इवेंट वगैरह वही सब है। अभी करते कैसे, ट्राई कैच थ्रोज फाइनली, ये सब ब्लॉक होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। और बेसिकली देखो, जिस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, ऑफ कोर्स एज अ कोडर अगर आप कोड लिख रहे हो आपको पता होगा कि हाँ ये लाइन में एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो वो जो लाइन है ना, जो जिसमें गड़बड़ है, जिसमें आपको डाउट है कि नहीं एक्सेप्शन ला सकता है, उस लाइन को आपको लाना है ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो अगर आप कोड में देखो, ये आपका ट्राई ब्लॉक है, इतना ये ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। उसके नीचे ये कैच ब्लॉक है, ठीक है। तो जिस कोड में अभी देखो, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है डिवाइड बाय ज़ीरो का, यहाँ पे वही दिया है कि इफ़ यू डिवाइड समथिंग बाय ज़ीरो इट्स एक्सेप्शन। और कोडिंग में तो ये क्राइम होता है, क्राइम, एक्सेप्शन में नहीं, क्राइम होता है, ठीक है। उसको कभी करके देख लेना, बिना विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग आप करके देखना, किसी नंबर को डिवाइड करना ज़ीरो से, आपको मज़ा आ जाएगा, देख लेना क्या आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पर उसको हैंडल कैसे किया है देखो, मेरे को देना क्या है, आउटपुट क्या देना है मुझे, ए बाई ज़ीरो है ना। तो यहाँ पे तो कुछ वैसा कोड नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। तो इन्होंने सिंपली बस डिवाइड कर दिया है ए को ज़ीरो से। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वेरिएबल लिया है ए और बी, जिसमें सिर्फ ए को वैल्यू दी है 5, बी को कुछ वैल्यू नहीं दी है। बी की वैल्यू में क्या स्टोर होगा, ए को डिवाइड करने के बाद ज़ीरो से, हमने ए को डिवाइड किया ज़ीरो से। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हुआ, 1 सेकेंड, सो सॉरी, अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन थ्रो होता है तो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो, ट्राई का काम क्या होता है, ट्राई का काम होता है टू डिटेक्ट द एक्सेप्शन। अगेन आई एम सेइंग, ट्राई का काम होता है टू डिटेक्ट द एक्सेप्शन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन अगर होगा, ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे एक बार पकड़ में आ गया एक्सेप्शन, उसको थ्रो करेगा तो किसको थ्रो करेगा, कैच ब्लॉक को थ्रो करेगा। तो कैच ब्लॉक का नाम ही कैच है, ट्राई ने जो थ्रो किया वो कैच कर लेगा। और कैच करने के बाद मतलब ये जो आपका प्रोसेस है, ट्राई ने डिटेक्ट किया और पकड़ के फिर कैच की तरफ थ्रो किया, दिस इज़ योर हैंड, ये दैट मीन्स यू हैव हैंडल द एक्सेप्शन। अभी आपका जो प्रोग्राम है, अगर एक्सेप्शन अकर हुआ तो एब्रप्टली रन एंड नहीं होगा, स्मूथली चलेगा, ठीक है। और अगर आपकी मर्जी हो तो आप कैच ब्लॉक के अंदर कुछ लाइन लिख सकते हो, नहीं हो तो मत लिखो, पर लिख सकते हो अगर चाहिए तो। उन्होंने लिखा है system.out.println डिवाइड बाय ज़ीरो, मतलब बेसिकली देखो उन्होंने लिख दिया डिवाइड बाय ज़ीरो, ये मैसेज है। अब हिंदी में लिख देना, भाई तूने ज़ीरो से डिवाइड कर दी, मराठी में लिखना, भाई तो क्या करते हो है ना, कुछ भी लिख दो, मतलब समझ में आया बेसिकली कि जैसे एक्सेप्शन कैच हुआ, हमने उधर मैसेज प्रिंट कर दिया है। चलो अभी इतना ही इस कोड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। आप पढ़ लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, बात कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये एक और अच्छा कोड है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एक बार देख लेते हैं। देखो जिसको मैं ये कोड आप स्किप करके थोड़ा आगे वाला पार्ट भी देख सकते हो, इसको देखना है उनके लिए, ठीक है। अब इस कोड में क्या किया है देखना, इस कोड में एक एक्सेप्शन कैसे इन्होंने किया है, पहले उन्होंने 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, ठीक है, जिसमें सिर्फ ए को वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू नहीं दी। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, दे आर परफॉर्मिंग डिवीजन ऑपरेशन। उन्होंने क्या किया है, सी में क्या स्टोर किया है, ए बाई बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, सी को क्या पता है, सी को बस इतना पता है कि मुझे ए को डिवाइड करना है बी से। तो एक बात बताओ, ये जो ऑपरेशन है क्या ये हर टाइम एरर जनरेट करेगा क्या, नहीं, नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू 4 हो और बी की वैल्यू 2 हो, तो क्या आपको एरर आएगा क्या, नहीं आएगा, आपको आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, मतलब एक्सेप्शन तो अगर नहीं होने वाला। बट अगर ये सेम चीज़ अगर मैं ऐसे करूँ, 4 की जगह डाल दूँ 0, तो फर्स्ट केस में आपका आंसर क्या आ गया था यार, फर्स्ट केस में आपका आंसर आया था जो था 2। बट सेकंड केस में आपका ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 0। तो देखो चीज़ तो सेम ही है, लॉजिक तो सेम है, सी काम क्या कर रहा है, ए बाई बी कर रहा है, बट प्रॉब्लम कब आया, जब बी की वैल्यू को 0। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो 2 केस हुआ, पहले जब एक्सेप्शन नहीं हुआ और सेकंड केस में एक्सेप्शन हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। इसको ग्रीन से करता हूँ। तो मेरा कहने का ये है और समझाना मुझे ये है कि अगर एक्सेप्शन अगर नहीं होगा ना, तो कोड ऐसे काम करेगा मतलब ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम स्मूथली जैसे कोड काम करता है,
ठीक है, जैसे कोड काम करता है, जैसे आप कोड कभी भी कोई नॉर्मल कोड रन करते हो किस तरह होता है वैसे काम करेगा। मतलब ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक कुछ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोड रन हो गया ना ट्राई का कुछ काम है, ना कैच का, ना थ्रो का कुछ काम नहीं है। ये ट्राई कैच थ्रो तभी प्रॉब्लम तभी है जब आपके न्यूमेरिटर में 0 आता है। अब समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो उन्होंने को कैच, बाकी तो कोड वही है जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। अब आगे देखते एक बार देखे ना कोड अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट है वी हैव दिस फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड क्या है इतना समझो। उन्होंने क्या लिखा है देखो, समटाइम बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राई ब्लॉक, सेकेंड, हाँ, ट्राई ब्लॉक द एग्जीक्यूशन गेट्स ब्रेक ऑफ। कभी कभी क्या होता है ट्राई ब्लॉक में, मैंने आपको क्या बताया, अगर एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुआ तो ट्राई कैच से कुछ काम ही नहीं। मतलब अपने ट्राई ब्लॉक में कुछ तो कोड लिखा था, बट क्योंकि एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ तो कभी ट्राई ब्लॉक में गई नहीं, तो फिर आपको वो लाइन रन ही नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। मान लो ऐसे लिखूंगा मैं, कोड है क्या यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, 1 सेकेंड कोड देखने दो मुझे, 1 सेकेंड, हाँ चलो यहाँ पे देखो, जो इसे यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू A/B। ठीक है, मान लो इसके नीचे एक और लाइन थी, सिस्टम आउट प्रिंट में थी कि डिवीजन ऑफ, ना ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ C इज़, और फिर मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे C के वैल्यू में प्रिंट करता। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये वैल्यू, ये चीज़ कब रन होगी, अगर आपका कोड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बहुत ही बेसिकली वो आएगा, ट्राई ब्लॉक में करेगा, ट्राई ब्लॉक में जाके C की वैल्यू निकालेगा। C की वैल्यू क्या है, A/B। जैसे ही A/B वैल्यू निकलेगी, अगर आपका B 0 नहीं है, एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ, मान लो A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 2, तो इसके में सब कुछ चंगा है जी, सब कुछ चंगा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो उसने पहले ट्राई ब्लॉक में गया, फिर पहले C की वैल्यू निकाली, फिर ये प्रिंट किया और आगे बढ़ गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, एक्सेप्शन आ गया। मान लो ये किसकी वैल्यू है 0। अब इसमें क्या हुआ, जब ट्राई ब्लॉक में गया उसने डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया अब एक्सेप्शन आ गया ना, तो वो यहाँ से सीधा यहाँ से थ्रो करता है कैच के पास। अगर ट्राई के नीचे जिस लाइन में एक्सेप्शन आया है C इक्वल टू A/B, उसके नीचे एक और लाइन थी ना ये वाली, इसको स्किप कर दिया उसने इसको स्किप किया, देखा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आते ही पहला काम होता है कैच के पास जाना। देखो एक्सेप्शन एक डिज़ास्टर है। ठीक है, डिज़ास्टर आया तो पहला प्रायोरिटी क्या होता है, अगर आपके समझो भगवान ना करे पर अगर भूकंप आता है तो पहले घर के बाहर निकलोगे कि पहले देखोगे कि गाड़ी की चाबी प्रॉपर जगह पे है कि नहीं अभी आपको प्रायोरिटी वो नहीं ना। घर पे अगर भूकंप आया पहले बाहर निकलना है कि पहले इंस्टा पे डालना है स्टोरी पे कि मेरे घर पे भूकंप आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल थोड़ा फालतू हो सकता है बट आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे एक्सेप्शन आ गया ना, सबसे ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट क्या है उसको हैंडल करना। अभी उसके नीचे क्या लाइन लिखी है मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैंने एक्सेप्शन देख लिया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा यार एक्सेप्शन मैंने देख तो लिया है, ट्राई मैंने C इक्वल टू A/B, बट यार भाई एक ही तो लाइन लिखी है, वैल्यू इज़ वैल्यू ऑफ C। एक काम करता हूँ C की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ फिर आगे हैंडल करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई। C की वैल्यू एक्चुअल में C की वैल्यू है भी नहीं, अब एक्सेप्शन आ गया तो C में कुछ भी नहीं है फिलहाल। C इज़ अ डिज़ास्टर, C इज़ अ वायरस ना, तो इसको क्योर करना ज़रूरी है। तो जैसे और सीधा आप कैच पे जाओगे, जब कैच पे जाओगे ना तो अब यहाँ से रिवर्स नहीं आ सकते आप। फिर जो आपका जो कोड ऑफ लाइन है यहाँ से नीचे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, मतलब पहले ये लाइन फिर ये ऐसे। अब वो मैंने समझा दिया वो कैसे जो एग्जीक्यूशन है वो मतलब वो अफेक्ट होता है ट्राई ब्लॉक से कभी कभी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कोड में, ना उन्होंने कोड में दिखाया आगे, ना उन्होंने यहाँ पे तेजी से बताया है। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फाइनली कीवर्ड का बस इतना काम है, इंश्योर करता है वो उस कोड को कि भाई एक्सेप्शन हो या एक्सेप्शन ना हो मैं तो रन होऊंगा। ठीक है, फाइनली का मतलब देखो हमने एक फाइनल देखा था पहले, डोंट कंफ्यूज ओके। पहले जो फाइनल देखा था वो अलग था, ये फाइनली अलग है। फाइनली का मतलब बस ये होता है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है फाइनली प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कोड डैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक ख़त्म होने के बाद ये तो रन होना ही होना है, दैट इज़ अ फाइनली। आगे बढ़ते हैं अभी। इसका कोड देख लेना यार, कोड देखो, सिंपल सा कोड है। देखो ये जो कोड है आपका यहाँ पे इफ़ यू सी, हाँ देखो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक दिया है, आधा ट्राई ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, B इक्वल टू सेम कोड है, B इक्वल टू A/0। यहाँ पे कैच ब्लॉक है,
बस सेम कोड है, लास्ट में एक फाइनली का ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। फाइनली का ब्लॉक है बस, और कुछ नहीं है। फाइनली में बस बी की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू -1 तो ये लाइन प्रिंट करो। आपकी मर्ज़ी भाई, आप फाइनली में कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ऐसा नहीं इसी कोड के अकॉर्डिंग जाना है आपको। ये क्यों टर्न हो रहा है बार बार? द लास्ट टॉपिक वी हैव कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब अभी ऐसा भी है, प्रोवाइड किया है हमको, जावा ने पीछे प्रोवाइड किया है कि देखो जो एक्सेप्शन होता है ना, वो काफ़ी एक मतलब उनके पास एक डाटा है कि आप, अगर आपने देखा होगा एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, और मेरे को तो यही नाम याद आ रहा है, बहुत मीम में हूँ मैं, बट ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं यार, मुझको पता नहीं एक ही क्यों याद आ रहा है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। अब एरे आउट ऑफ बाउंड के अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। नल वैल्यू एक्सेप्शन होता है, एरे आउट ऑफ बाउंड होता है, और काफ़ी होता है, ठीक है। अभी उसमें नहीं जाते अपन, बट अगर अगर इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को शायद मेरा एक्सेप्शन बहुत नया केस है, इतना नया कि शायद ये लोग के पास ऐसा कुछ मैसेज हो भी ना, मतलब बस एक मैसेज के लिए आप पे काम कर सको, आप खुद के एक्सेप्शन कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? वी कैन थ्रो आवर ओन एक्सेप्शन यूजिंग कीवर्ड थ्रो कीवर्ड के यूज़। देखो, इससे पहले हमने कभी थ्रो कीवर्ड यूज़ नहीं किया, हमने बस बताया कि ट्राई ब्लॉक ने ट्राई किया और कैच ब्लॉक को थ्रो कर दिया। कभी हमने थ्रो कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन बट अभी अपन थ्रो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स फॉर थ्रोइंग योर ओन एक्सेप्शन कैसे है सिंटैक्स? पहले तो आप क्या करो, बस थ्रो लिखो, और थ्रो के बाद थ्रो के बाद आपके जो अभी एक्सेप्शन का जो क्लास होगा उसका एक ऑब्जेक्ट बना के सेंड कर देना। कोड देखते, कोड बेटर समझ में आएगा। देखो, एक एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, जावा के एक पैकेज में। देखो यहाँ पे उन्होंने किया इम्पोर्ट java.lang.exception, ठीक है। तो जावा लैंग उस पैकेज के अंदर ना आपको जो एक्सेप्शन नाम का जो क्लास है बना हुआ है, आप समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। जो भी आपके एक्सेप्शन अकर होते हैं, तो जो भी जिस तरीके से वो काम करते हो, कैसे काम करते हैं, किसी क्लास में बने हुए हैं। अगर आपको नया एक्सेप्शन बनाना है तो आप क्या करो, आप उस एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करो, मतलब वो पेरेंट बनेगा, और आपके जो कस्टमाइज जो आपका नाम है, और यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है माई ओन एक्सेप्शन, ये कस्टमाइज नाम है, जो एक्सटेंड कर रहा है उस एक्सेप्शन वाले क्लास को जो इस पैकेज में अवेलेबल है जावा लैंग में। समझ में आया? इस क्लास के अंदर आपको जो मर्जी एक्सेप्शन डालना डाल दो। यहाँ उन्होंने बस कुछ नहीं किया है, एक बनाया एक कंस्ट्रक्टर, और उसमें स्ट्रिंग मैसेज, एक मैसेज बस स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब देखो, मेन कोड जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, मेन कोड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मेन कोड में देखो एक ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में देखो उन्होंने कैसे थ्रो किया है, थ्रो कीवर्ड यूज़ करके उन्होंने एक्सेप्शन थ्रो किया है, दिख रहा है? जैसे उन्होंने थ्रो कीवर्ड यूज़ किया है, थ्रो कीवर्ड में न्यू और फिर आपके एक नाम क्या था एक्सेप्शन का, माई ओन एक्सेप्शन। तो देखो, ये कंस्ट्रक्टर है माई ओन एक्सेप्शन। अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे क्या था, माई ओन एक्सेप्शन, जो क्या एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रिंग मैसेज। तो ये उसी को रेप्लिकेट कर रहा है वहाँ पे। ये समझ में आ रहा है? मैं ये उसी के प्लेस वैल्यू ले रहा है। तो ये माई आपके यहाँ पे यू हैव और माई एक्सेप्शन, और ये देखो मैसेज किया गया, ये प्लेस वैल्यू गया है। तो जब कैच ब्लॉक में आप एग्जीक्यूट करोगे तो बस तो ये लाइन प्रिंट होगी, और जो सेकंड लाइन जो प्रिंट होगी उसमें आपने लिखा e.get मैसेज। तो जो गेट मैसेज है, ये किसको इवोक करेगा, आपकी इस कंस्ट्रक्टर को। तो जो भी मैसेज है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल हो गया वो। सेकंड लाइन द योर एज इज़ लेस देन, क्या लाइन थी यहाँ पे? यहाँ वही लाइन थी, योर एज इज़ लेस देन द कंडीशन जो भी है। तो ये लाइन प्रिंट हो गई, और उससे पहले ये लाइन प्रिंट हुई, ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन तो ये एग्जीक्यूट हुई ना, दिस इज़ माई एक्सेप्शन ब्लॉक। और जब उसको कॉल किया e.get मैसेज को, तो फिर उसने ये कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ नोन एज कस्टमाइज आपका एक्सेप्शन। पढ़ लेना ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी, बट ये समझ में है ना, कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करना है। समझो कोई आप कोड बना रहे हो, उस कोड में समझो वोटर ID देने हैं, मतलब कुछ तो है, और अगर बच्चे की उम्र अगर 18 से ऊपर है तो उसको अंदर अलाउड ही नहीं है। तो जैसे अगर वो अपने एज डालता है 17, उसको एक्सेप्शन थ्रो करता है सीधा कि भाई बेटा तू बहुत छोटा है, थोड़ा 2 मिनट भी और अगले साल आना, है ना। तो ऐसे मतलब एक्सेप्शन थोड़ी आपको जावा लिख के देगा। जावा में आपने 17 पुट किया तो जावा बोल रहा है सन, हे सन, यू आर वेरी यंग सन, कम नेक्स्ट ईयर सन। तो थोड़ी ऐसा कुछ करेगा, उसको थोड़ी सा पता है, वो तो कुछ अपना रैंडम भरता कुछ बोल देगा। पर मुझे चाहिए ये लाइन स्पेसिफिकली कि कम नेक्स्ट ईयर यू आर, जैसे कि लाइन लिखी योर एज इज़ वेरी लेस देन ईयर द कंडीशन ब्ला ब्ला, जो भी है। ऐसा कुछ कस्टमाइज अगर आपकी चाहते हैं, यू कैन यूज़ कस्टमर एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। देखो बॉस, ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है ना, ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, ओके, इनहेरिटेंस इज़ अ डिफरेंट चैप्टर, और पैकेज एक अलग टॉपिक होता है। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आपको मर्ज करके पढ़ाया गया है, तो काफ़ी चीज़ें स्किप हुई हैं,
प्लस वन शॉट में मैं बहुत चीज़ें कवर नहीं कर पाया। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ यू कैन आई रिकमेंड कि जो उसके टॉपिक्स है, काफ़ी टॉपिक्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप डीप में पढ़ सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ सकते हो। देन इवन इन दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स होते हैं, नेस्टेड चीज़ें होती है, बहुत चीज़ें होती है जो हम नहीं कर पाए कवर, आपके पास भी टाइम नहीं। बट आई जस्ट रिकमेंड, मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में है। ऐसा नहीं बुक में सारे पूरा बुक भी कर लोगे अच्छे से तो बहुत टॉपिक है आपकी बुक में, जितना किसी कोर्स में करवाता है उससे ज़्यादा टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो जस्ट मेकिंग यू रियलाइज़ कि कभी अगर टाइम मिले तो बिल्कुल करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नॉट जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आगे आपके प्रॉपर कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आता है। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट ख़त्म करते हैं। अगर यहाँ तक देखा है यार तो मैं देख रहा हूँ कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा चैनल को, मेरे बहुत ही कम इंटरेक्शन है। तो लाइक अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर जिन लोगों को ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।